हेलो गाइस। तो अब जून को अपने उस कैंप से वापस आ चुकी थी। उसकी वायरल इन्फेक्शन भी ठीक हो गई थी, लेकिन अब की बार बीमार होने की बारी मासाशी की थी, क्योंकि जून को बताती है कि वहाँ पर मासाशी आया था और उसके और यूरी के बीच जाकर सो गया था। इसी वजह से अब उसको इन्फेक्शन हो चुकी है और वो छुट्टियों पर है जब तक रिकवर नहीं हो पाता। अब थोड़े दिनों बाद मासाशी भी रिकवर हो जाता है और वो अपने ऑफिस में था। उसे बहुत ज्यादा काम इकट्ठा हुआ था। कितने में से जुनको की कॉल आती है जो उससे पूछती है कि क्या आज तुम फ्री हो, तो मैं तुम्हारे घर पर तुम्हें मिलने के लिए आना चाहती हूँ। ऑल्दो मासाशी बहुत बिजी था, लेकिन वो सारा काम छोड़ के फौरन से अपने घर पहुंच जाता है। घर को अच्छे से साफ करता है, चमकाता है। उसे नहीं पता था वो किसी भी लम्हे जुनको को अपने दिल की बात बता सकता था, लेकिन जैसे ही जुनको वहाँ पर आती है उसके पीछे पीछे पिंक हेडेड यूरी भी पहुंचा हुआ था, जिसे देखते ही मासाशी का दिल टूट जाता है। और फिर उसे पता चलता है कि एक्चुअली जिसके लिए इतना सारा काम छोड़ कर आया है वो जुनको नहीं थी, बल्कि उसने यूरी की हेल्प करनी थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में एडमिशन लेने के लिए बहुत सारी एडवाइस यूरी को चाहिए थी मासाशी के थ्रू। यहाँ पर वो उसे अपनी बहुत सारी बुक्स भी देता है उसकी हेल्प करने के लिए, और साथ साथ बताता है कि किस तरह से आपने स्मार्टली पढ़ना है। अगर तुम ओवर वर्क करोगे तो तुम्हारा ब्रेन फ्रेश नहीं होगा जिस दिन तुम एग्जाम देने जाओगे, इसलिए ब्रेक्स लो, एंजॉय करो और स्मार्टली पढ़ते रहो। अब एक दिन जून को यूरी को अपने घर पर लेकर आती है। वो घर के बाहर उसे खड़ा करती है, अंदर से कुछ बुक्स उठाकर उसे देनी थी, लेकिन उसकी मम्मी देख लेती है। उसकी मम्मी जुनको को साइड पर लेकर जाती है और उसे कहती है कि देखो तुम खुद तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले नहीं सकी थी, अब इस लड़के का भी दिल मत तोड़ो। तुम इतनी बुरी तरह गिरोगी अब की बार कि तुम संभल नहीं पाओगे। तुमने अपनी सारी एफर्ट्स इसी में लगा दी हैं। लेकिन जुनको को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसकी मम्मी ऊंचा बोल रही थी और यूरी सुन लेता और डिसहार्ट हो जाता। वो अपनी मम्मी को चुप कराती है और वहाँ पर यूरी की साइड लेने लगती है। उसकी मम्मी अंदर आती है तो उन्हें एहसास होता है कि आज पहली दफा थी कि जुनको ने अपनी मम्मी से ऊंची आवाज में बात की थी। उसकी मम्मी को भी अफसोस होने लगता है कि काश वो उस दिन अपनी बेटी को थप्पड़ ना मारती तो शायद उसकी जिंदगी डिफरेंट होती, क्योंकि तब से लेकर आज तक वो हमेशा बुझी बुझी और मम्मी से फासले पर रहती थी। इतने में यूरी की कॉल आती है जुनको को। जुनको हैरान थी कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। वो बताता है कि जब आप अपना नंबर यामा से शेयर करी थी तो मैंने याद कर लिया था। यहाँ पर यूरी उसे थैंक्स बोलता है और कहता है कि मुझे खुशी हुई कि आपने किसी के सामने मेरी साइड ली और मुझ पर इतना विश्वास रखा। अब नेक्स्ट डे से ही यूरी को तो पता चल गया था जुनको का घर कहाँ है। वो रोजाना अपने स्कूल जाने से पहले जुनको के घर के बाहर आता था। अगर किसी दिन उसे उसकी आवाज सुन जाती थी तो वो बहुत खुश होता था, उसका दिन बन जाता था। और अब यही उसकी रूटीन भी थी। एक दिन वो अपनी लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। ब्रेक लेते हुए वो जुनको की एक फोटो देखने लगता है। ऊपर से यामाशिता आ जाता है और उसने देख लिया था कि इसके फोन में इसके टीचर की फोटो है। वो समझ जाता है कि यूरी कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं बल्कि वो जुनको के लिए फीलिंग्स रखता है। अब जब यामा घर जाता है तो हमें एक और बात पता चलती है। एक्चुअली उसकी अपनी वाइफ से कभी भी नहीं बनती थी। उसकी वाइफ उसके साथ भी नहीं रहती थी और छोटी छोटी लड़ाई पर उनकी बात डिवोर्स तक पहुंच जाती थी। और अब यामा ने भी फैसला किया था कि वो एक डिवोर्सी बनकर जिंदगी गुजार लेगा, लेकिन अपनी पत्नी के साथ वो नहीं जी सकता। अब नेक्स्ट डे एकेडमी में पहला मॉक एग्जाम था, जिसके लिए जून को यूरी को बेस्ट ऑफ लक कहती है। और वो एग्जाम जब देकर आता है तो पता चलता है कि टाइम शॉर्ट था और वो एग्जाम पूरा नहीं कर पाया। उसने अच्छा तो परफॉर्म किया था, लेकिन उसकी कुछ शॉर्ट कमिंग्स थे जिसको जुनको पूरा करने की बहुत कोशिश करती है। अब वहाँ से वापस जाते हुए यूरी जुनको को कहता है कि आप खुद को क्यों एक डिजास्टर समझती। आपने मुझे कहा था कि मैं आपके जैसा ना बन जाऊं बड़े होकर। एक्चुअली मैं आपके जैसा ही बनना चाहता हूँ। आप इतनी लविंग है, इतनी केयरिंग है, मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं। वो अपने स्टूडेंट के लिए कहाँ इतना कुछ करता है। काश मैं बड़ा होकर आप जैसा ही बनूं। ये सुनकर जुनको को बहुत खुशी होती है और उसकी स्माइल देखने वाली थी, ये सोचकर कि दुनिया में कोई तो है जिसकी वो भी आइडियल है। आज रात को यामाशिता जुनको को अपने साथ एक बार में ड्रिंक करने के लिए बुलाता है। वहाँ पर बैठकर वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और यहाँ पर यामा उसे बताता है कि एक्चुअली मेरी डिवोर्स हो चुकी है। वो बहुत दुखी था। अब यहाँ पर जुनको उसका गम भुलाने के लिए उसे ड्रिंक करने से नहीं रोकती, बल्कि उसके साथ मिलकर खुद भी पैग लगाने लगती है। लेकिन जुनको यामा से भी ज्यादा ड्रंक हो गई थी। वो उसे उसके घर तक ड्रॉप करने के लिए जाता है। वो उसे गेट के बाहर छोड़ना चाहता था, लेकिन जुनको कहती है मेरे मम्मी डैडी को पता चल गया तो वो मुझे बहुत डांटेंगे, इसलिए खामोशी से मुझे ऊपर तक छोड़ाओ। अब वो उसे गहरी करके उसके बेड में लिटा देता है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब जुनको की आंख खुलती है तो सिचुएशन कुछ इस तरह की थी। यामा उसी के साथ ही बेड में सो रहा था। उसे लगा था कि यामा ड्रंक है, वो तो उठेगा नहीं। वो फौरन से उसे एक ब्लैंकेट में रैप करके उसकी पैकिंग करने लगती है ताकि एक लाश की तरह से इसे ठिकाने लगा सके। लेकिन इसी बीच यामा की आंख खुल जाती है और वो सोचता है कि ये दिन भी देखना था जिस लड़की को मैं प्यार करता हूँ वो मुझे एक डेड बॉडी की तरह घसीट रही है।
अब वो खामोशी से उठ जाता है और वो दोनों घर से बाहर आते हैं। यहाँ पर यामा उसे कहता है कि तुम परेशान ना हो, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था, मैं इतना ड्रंक नहीं था। और साथ में उसे ये भी बोलता है कि तुम जैसी स्कूल में थी तुम अब बिल्कुल वैसी ही हो, तुम्हारा ध्यान तब स्टडीज में था, अब अपने काम में रहता है, तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हें कौन कौन लाइक करता है, तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स रखता है। और उसी टाइम पर जब वो ये बातें कर रहा था, ऊपर से यूरी आ जाता है जिसकी रूटीन थी वो रोजाना जुनको के घर के बाहर आता था। वो उन दोनों को इस तरह से सुबह सुबह इकट्ठे देखकर शॉकिंग हो जाता है। जुनको उसके पीछे जाकर कुछ क्लियर करना चाहती थी, लेकिन यूरी गुस्से में वहां से निकल जाता है। यहाँ पर यामा उसे बताता है कि क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता या तुम डम एक्ट करती हो, ये रोजाना तुम्हारे घर के बाहर आता होगा, ये आज स्पेशल दिन तो नहीं आया, क्योंकि मैं भी तुम्हारे घर के बाहर रोजाना आया करता है जब हाई स्कूल में था। मैंने तुम्हें इतने सारे क्लूज दिए कि तुम्हें लाइक करता हूँ, और उसके बाद फाइनली एक लव लेटर लिखना पड़ा। वो तो अपने दिल की बात उससे कहने वाला था, क्या था कि मेरा तब भी तुम पर क्रश था, मैं आज भी तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन जुनको उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी। उसका माइंड सिर्फ और सिर्फ यूरी में लगा हुआ था। जुनको कभी भी सही ढंग से तो सोचती नहीं थी। वो मीवा के पास जाती और उसे ये सारा कुछ बताती है, और आगे से ये भी कहने लगती है कि लगता है कि मैंने यूरी को कुछ ज्यादा ही पढ़ा दिया है, और ज्यादा पढ़ने की वजह से स्टडीज के बर्डन से उसका दिमाग सटक गया है, इसी वजह से तो उसे टीचर के लिए ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। एक दफा उसका टोक्यो यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, इतनी ब्रिलियंट ब्राइट लाइफ उसके सामने होगी तो मुझसे भी ओवरकम कर पाएगा। जबकि यूरी तो आज स्कूल गया ही नहीं था। उसकी मासाशी से एक कॉफी शॉप पर मुलाकात होती है। वो मासाशी को कहता है, मैं जितना ज्यादा जुनको को लाइक कर रहा हूँ, मुझे अपनी इस लाइकनेस से नफरत होने लगी है। मासाशी पूछता है, क्यों, क्या कुछ हुआ? अब इससे पहले कि यूरी उसे कुछ भी बताता, मासाशी की फ्लाइट का टाइम हो जाता है। उसका कोलीग उसे घसीट कर वहाँ से बाहर ले जाता है। जबकि तो जुनको को लगा था कि शायद यूरी अब उसके पास पढ़ने के लिए ही नहीं आएगा, लेकिन शाम को उसे अकेडमी में देखकर सरप्राइज होती है। उसे बहुत सारी बातें क्लियर करना चाहती थी, लेकिन यूरी बोलता है कि मैं पढ़ाई के अलावा और कोई बात नहीं करना चाहता। अब छुट्टी के बाद जुनको को एक चोट लग जाती है, और उसके कमर में जब पेन हो रहा था तो फौरन से यूरी जाता है और उसे संभालने लगता है। जिस तरह से उसने जुनको को टच किया था वो बहुत मैच्योर लग रहा था। ये बात जुनको से डाइजेस्ट नहीं होती, वो उसे दूर धक्का दे देती है। जबकि मासाशी, उसने मशवरा किया था मीवा से। मीवा उससे कहती है कि तुम यूं करो, सारे हाई स्कूलर्स का एक रीयूनियन कराओ, इस तरह से शायद जुनको को समझ आए कि तुम कितने सक्सेसफुल हो, कितनी लड़कियों का तुम पर क्रश है, उसे तुम्हारी वैल्यू पता चले, उसके बाद उसे प्रपोज करना। मासाशी सीधे से तो अपनी बात करने की हिम्मत इकट्ठी कर नहीं पाता था, वो ये करने को भी रेडी हो जाता है। जबकि उधर जुनको बहुत खुश थी। वो देखती है कि यूरी के ग्रेड्स ग्रेजुअली बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं, इवन कि मॉक एग्जाम में भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन उसमें एक कमी थी, और वो थी मैथ्स में, जिसकी वजह से उसके ओवरऑल ग्रेड्स खराब हो जाते थे। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो कोई ना कोई सोल्यूशन तलाश करने की कोशिश में लगी रहती थी, क्योंकि इससे ज्यादा वो यूरी की हेल्प नहीं कर सकती थी। उसकी अपनी ये फील्ड बहुत वीक थी। जबकि उधर जुनको को जब रीयूनियन पार्टी का पता चलता है तो उसका जाने का मन ही नहीं कर रहा था। वो मीवा से कहती है कि काश वो ये पार्टी अरेंज ही ना करता, मैं कितनी बड़ी फेलियर हूँ, सबके सामने मुझे बहुत शर्म आएगी। इवन कि वो उनको शराब भी देने लगती है कि जिसका ये पार्टी का आइडिया है, जब भी वो नए शूज पहने बारिश आ जाए, जब भी वो चॉपस्टिक्स उठाए टूट जाए। मतलब इसी तरह से पार्टी का दिन आ जाता है। मासाशी को जुनको का वेट था, लेकिन जुनको को उस दिन अपने अकेडमी पर ज्यादा काम था, साथ ही साथ उसका मन भी नहीं करता था इतने लोगों को फेस करने का, तो वो मासाशी से सॉरी कर लेती है कि वो उस दिन नहीं आ सकेगी। ये सुनते ही मासाशी बहुत सैड हो जाता है। जबकि उसी पार्टी में यामाशीता भी आया हुआ था, और पार्टी ओवर होने के बाद यामा और मासाशी दोनों बार में जाते हैं। यहाँ पर यामा मासाशी को बहुत सारी बातें लगाता है। यहाँ पर यामा मासाशी को बहुत सारी बातें करता है, कहता है कि 20 साल से प्यार दिल में रख के बैठे हो और अपनी फीलिंग्स उसे बताओ, मुझे ही देखो, मैंने हाई स्कूल में उसे बता दिया था कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। पता है मेरी इम्प्रूवमेंट क्या है, मैं तो उसके घर पर एक रात भी बिता चुका हूँ। अब उसकी ये बात सुनते ही मासाशी ग्लास उसके ऊपर ठोड़ देता है। उसे इतना गुस्सा आया था। यामा अगले दिन जख्मी होकर अपने स्टूडेंट्स को जब पढ़ा रहा होता है तो सभी यही गॉसिप्स कर रहे थे कि लगता है कि इसने अपनी वाइफ को चीट किया है, उसी वजह से वाइफ ने इसे घाव दिया होगा। यामा भी ये सब सुन चुका था। वो यूरी से मिलता है और कहता है कि इतना बता दूं, मैं डिवोर्सी हूँ और मैंने किसी को चीट नहीं किया। और उससे बोलता है कि उस दिन जब तुमने मुझे और जुनको को देखा था हमारे बीच कुछ भी नहीं था। हाँ, मैं जरूर जुनको को लाइक करता हूँ और मासाशी भी करता है, तुम्हारे लिए मुकाबला बहुत टफ होने वाला है। लेकिन यूरी ये सुनते ही आगे बढ़ता है और यामा से कहता है तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम
लेकिन यूरी ये सुनते ही थोड़ा आगे बढ़ता है और यामा से कहता है आपके लिए अच्छा होगा कि आप पीछे हट जाएं, क्योंकि जुनको सिर्फ और सिर्फ मेरी है। जबकि उधर मासाशी भी जुनको से मिलने के लिए आता है, उसे बाहर ले जाकर पूछता है कि क्या तुम यामा को डेट कर रही हो, वो तुम्हारे साथ क्यों एक रात बिताने तुम्हारे घर पर गया था। जुनको को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो पूछती है कि क्या ये सब कुछ यामा ने तुम्हें बताया है, वो किसी को भी बता सकता था, एटलीस्ट तुम्हें तो ना बताता। आप फिर से क्लियर कर दिए कि एक्चुअली हम दोनों ड्रंक थे और मुझे मेरे घर पर ड्रॉप करने गया था, कब वहाँ सो गया कुछ पता नहीं, और हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो रही थी। वो एक्चुअली इसलिए एम्बेरस हो रही थी क्योंकि वो मसाशी को अपनी फैमिली समझती थी। उसे लगता था कि ये बात यामा ने उसके भाई के सामने कर दी है, जबकि मसाशी अलग खुश हो रहा था कि ये मेरे सामने ये बात होने से इसलिए घबरा रही है क्योंकि मुझे लाइक करती है। वो बेचारा ऐसे ही खुशियां मनाने लगता है। जबकि क्लास के बाद यूरी जुनको से कहता है कि मैं बहुत इनसिक्योर फील करने लगा हूँ, जैसे ही मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो जाएगा मैं आपको एक बात बताऊंगा जो मैंने बहुत दिनों से दिल में रखी हुई है। जबकि शाम को यामा जुनको के घर के बाहर पहुंचा हुआ था, जुनको को उस पर बड़ा गुस्सा था। किसी हर जगह ये बात बताने की क्या जरूरत थी, लेकिन आगे से यामा कहता है कि एक्चुअली मैं ज्यादा सोता हूँ, जब कोई और तुम्हें लाइक करता है तो मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूँ उतना ही जितना हाई स्कूल में करता था, और हर वक्त मेरे माइंड पे सिर्फ तुम ही रहती हो। जुनको उसकी बातें सुन लेती है लेकिन कोई भी जवाब नहीं देती, और उसके बाद नेक्स्ट डे हमें दिखाते कि एक्चुअली जुनको ने यूरी के लिए एक और बहुत बड़ी एकेडमी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, और वहाँ पर एक नई टीचर थी। वहाँ पर एक और टीचर थी जिसका नाम मोमो था, पर अब जुनको को ऐसा लगता था कि जो ट्रेनिंग वो यूरी को नहीं दे सकती वो इस एकेडमी में आकर उसकी पूरी हो जाएगी और वो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी में जाएगा। इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।